नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में भारतीय संविधान सभा के गठन और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा कर चुके हैं। संविधान का निर्माण हो चुका है। आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। बहुत से विशेषज्ञों ने इसे उधार का थैला कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कई अलग अलग देशों के संविधानों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। कई देशों के प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी देश के संविधान के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह भारतीय संविधान के निर्माण की भी एक प्रक्रिया थी। उस संविधान पर अनेक देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान पर अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान पर देशी तथा विदेशी दोनों स्रोतों का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान पर देशी स्रोत का भी प्रभाव पड़ा है तथा विदेशी स्रोत का भी प्रभाव पड़ा है। देशी स्रोत का मतलब हमारे संविधान सभा में जो संविधान सभा के गठन के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया के जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के समय जो संविधान सभा में जो वाद विवाद हुए थे या उसके पूर्व भारतीय संविधान के गठन के पूर्व, भारतीय संविधान सभा के गठन के पूर्व ब्रिटिश भारत में जो समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय शासन को चलाने के लिए समय समय पर जो अध्यादेश, विनियम, शासन आदेश जो जारी किए, अधिनियम जारी किए, वो सब भी कहीं न कहीं भारतीय संविधान के स्रोत रहे हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी स्रोत की अगर बात करें, विदेशी स्रोतों में अन्य देशों के संविधानों से भी कुछ प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान पर देशी स्रोत का भी प्रभाव है और विदेशी स्रोत का भी प्रभाव है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव है। तो पहला है कि भारतीय संविधान पर के स्रोत अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का प्रथम जो स्रोत है वह है भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद। दोस्तों, जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो भारतीय संविधान के गठन के बाद भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भारतीय संविधान सभा के जो विधिक सलाहकार थे वी एन राव ने ही संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन वी एन राव को संविधान शास्त्रियों से परामर्श करने के लिए चार देशों की यात्रा पर भेजा था। और उसके बाद वी एन राव ने कनाडा, आयरलैंड, यूके और यूएसए के संविधान शास्त्रियों से विधिक मुद्दों पर सलाह की, परामर्श की, और वहां से आने के बाद इन्होंने उसी आधार पर संविधान सभा के प्रथम प्रारूप का क्या किया था, निर्माण किया था। इसके अलावा जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान के निर्माण के पहले कम से कम लगभग 157 देशों के संविधानों का क्या किया था, देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 157 देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा था। उसके बाद हर देश के संविधान से कुछ न कुछ उन्होंने सीखा, कुछ न कुछ ग्रहण किया और उन सब का समावेश किया किसमें, भारतीय संविधान में। इसी कारण भारतीय संविधान के कई स्रोत बन गए हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्रोत है वह है दोस्तों
संविधान सभा के वाद विवाद, यानी भारतीय संविधान सभा में जो उस समय संविधान निर्माण के समय जो वाद विवाद होते थे कि भारत के शासन व्यवस्था का क्या आधार रखा जाए, संसदीय शासन व्यवस्था हो, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हो, मौलिक अधिकार कैसे हो, यानी जितने संविधान के जितने प्रावधानों पर वाद विवाद हुआ उन सबको संविधान का क्या माना जाता है, स्रोत माना जाता है। दूसरा स्रोत है हमारा पुराने संवैधानिक अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। हमने अभी कहा कि ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए, भारत में शासन चलाने के लिए जो समय समय पर अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान किए, उनको भी क्या माना जाता है, भारतीय संविधान का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वहां से भी कुछ न कुछ भारतीय संविधान में लिया गया है। मुख्य रूप से जो हमारे 1935 का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जिसमें लगभग 321 धाराएं थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी। किसमें? 321 धाराएं थी 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में लगभग 121 धाराएं थी, जिनमें से 200 धाराओं को, लगभग 200 धाराओं को हूबहू उठा करके भारतीय संविधान में रख दिया गया है। जैसे 1935 के लगभग 200 धाराएं भारतीय संविधान में मौजूद है। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा 1935 के अधिनियम का, क्योंकि वहां के ज्यादातर उपबंधों को उठाकर हूबहू भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। इसीलिए पंजाब राव देशमुख ने यह कहा था कि वयस्क मताधिकार के अतिरिक्त, इसी कारण से पंजाब राव देशमुख ने कहा कि वयस्क मताधिकार के अतिरिक्त भारतीय संविधान 1935 का अधिनियम ही है। अगर वयस्क मताधिकार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस समय वयस्क मताधिकार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नहीं दिया गया था, ये एक नया उपबंध था। इसी पर इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के अतिरिक्त संविधान 1935 का अधिनियम ही है। अब हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम से कौन कौन से मुख्य प्रावधान लिए गए थे। वैसे तो 200 धाराएं थी, लेकिन हम यहाँ कुछ कुछ प्रावधानों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए। तो संसदीय व्यवस्था में एक सुदृढ़ केंद्र, यह प्रावधान लिया गया था 1935 के अधिनियम से। संसदीय व्यवस्था में सुदृढ़ केंद्र का अर्थ है, जैसे हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। अब इस संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी विकेंद्रीकरण को फॉलो किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। लेकिन आपात स्थिति में, आपातकाल में केंद्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान में, और यह व्यवस्था की गई है भारतीय शासन में 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम में भी यही था कि केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन आपातकालीन स्थिति में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र को मजबूत बनाया गया था। तो वही प्रावधान भारतीय संविधान में भी लिया गया, यानी संसदीय व्यवस्था में सुदृढ़ केंद्र, मजबूत केंद्र का प्रावधान लिया गया 1935 के अधिनियम से। अगला है शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां। शक्तियों के बंटवारे हेतु जो 3 सूचियां भारतीय संविधान में है, कहाँ है? एक है आपका केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। सवाल पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियों का प्रावधान कहां से लिया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित
तीन सूचियों का प्रावधान कहाँ से किया गया है? अगर आपको चार विकल्प दे दिया, यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो बेसिकली तो ये प्रावधान किया गया है कहाँ से? ये प्रावधान किया गया है 1935 के अधिनियम से। लेकिन अगर विकल्प में 1935 का अधिनियम न देकर चार देश का नाम दे दिया विकल्प में, तो आपको आंसर लगाना है ऑस्ट्रेलिया। ये तीन सूचियां ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंग्रेजों ने ली थी, जिसको रखा था उन्होंने 1935 के अधिनियम में, और 1935 के अधिनियम से लाया गया भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान में। लेकिन मूल रूप से आया था कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन अगर इसी विकल्प में पहला विकल्प अगर रख दे कि 1935 का अधिनियम, तो ये विकल्प गलत हो करके कौन सा सही हो जाएगा? 1935 का अधिनियम, क्योंकि हमारे संविधान में ये तीन सूचियों का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है, न कि सीधे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन अगर 1935 का अधिनियम नहीं है, तो भारत में यह प्रावधान लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसलिए लगाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन अगर 1935 का अधिनियम है, तो ऑस्ट्रेलिया विकल्प में होते हुए भी हम क्या लगाएंगे? 1935 का अधिनियम ही लगाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1935 के अधिनियम में आया, 1935 के अधिनियम में कहा आया? भारतीय संविधान में आया। इसलिए सही विकल्प होगा क्या? सही उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। एक सवाल और पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसका भी सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, तीन सूचियों में समवर्ती सूची का भी प्रावधान किया गया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। यानी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित तीन सूचियां ली गई हैं कहां से? 1935 के अधिनियम से। तीसरा, हमने 1935 के अधिनियम से जो महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है, वह लिया है राष्ट्रपति की आपात शक्तियां। राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियां हैं, ये हमारे 1935 के अधिनियम से प्रेरित हैं। आपातकाल में शासन व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियां कहां चली जाती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। और यह प्रावधान प्रभावित है किस देश से? 1935 के अधिनियम से। अगला हम देखते हैं, राज्यों में जो दूसरा सदन होता है, यानी जिसको कहा जाता है विधान परिषद। राज्यों में जो विधायिका होती है, वो विधायिका किसी हमारे यहाँ जो राज्यों में जो विधायिका है, विधि निर्माण की संस्था है, विधानसभा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विधानसभा या विधायिका। विधानसभा वह कुछ राज्यों में एक सदनी है और कुछ राज्यों में दो सदनी है। बहुत सारे राज्यों में एक सदनी है, 5 या 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधानसभा दो सदनी है। तो जहां विधानसभा दो सदनी है, वहां एक सदन को विधानसभा लिखे, विधान मंडल है, इसको विधान मंडल कहा जाएगा, विधान मंडल। तो जहां विधान मंडल दो सदनी है, वहां पहले सदन का नाम है विधानसभा और दूसरे सदन का नाम है विधान परिषद। दूसरे सदन का नाम है दोस्तों विधान परिषद। तो ये विधान मंडल में ये जो दूसरा सदन है विधान परिषद, यह भी कहां से लिया गया है? राज्यों में दूसरा सदन यानी विधान परिषद का जो प्रावधान लिया गया है, यह भी कहां से लिया गया है? यह भी लिया गया है 1935 के अधिनियम से। ठीक। और अगला है संवैधानिक पुरालेख में दिए हुए संरक्षण, यानी उस समय भी आपको कुछ न कुछ क्या संरक्षण दिए गए थे, उनको भी लिया गया है कहां से? 1935 के अधिनियम से। यानी आपके संविधान में आपको जो संरक्षण दिया गया है, आपको मतलब जैसे कुछ विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया, संरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति को संरक्षण, राज्यपाल को संरक्षण, ये प्रावधान भी लिया गया है कहां से? 1935 के अधिनियम से।
तो ये एक स्रोत था 1935 का अधिनियम। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो तीसरा स्रोत है भारतीय संविधान का जो तीसरा स्रोत है वह है संधियां, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि। संविधान के निर्माण के बाद भारत सरकार ने किसी अन्य देश से जो संधि की, जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर, राज्यपाल के द्वारा समय समय पर, कार्यपालिका द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो विनियम बनाए जाते हैं, या जो आदेश जारी किए जाते हैं, उनको भी भारतीय संविधान का स्रोत कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि संधियों की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश में भूमि के आदान प्रदान को लेकर संधि हुई है, समझौता हुआ है। उसको भारतीय संविधान, उसका उल्लेख भी किया गया है कहाँ? भारतीय संविधान में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ है, ठीक, उसका उल्लेख किया गया है कहाँ? भारतीय संविधान में। इसलिए संधियां भी क्या होती हैं? भारतीय संविधान का स्रोत होता है। राष्ट्रपति समय समय पर अध्यादेश जारी करता है जब विधानमंडल, विधायिका सदन में सत्र में नहीं होती है और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि तुरंत कोई क्या किसी किसी कानून को पारित करने के लिए या किसी कानून की आवश्यकता है देश में, तो वह उसकी जगह क्या अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी क्या होता है? संविधान का स्रोत होता है। इसके द्वारा बहुत सारे नियम विनियम कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वो भी आगे चलकर क्या हो जाते हैं? भारतीय संविधान के स्रोत हो जाते हैं। जो अधिनियम बनते हैं वो अधिनियम भारतीय संविधान का क्या हो जाता है? आगे चल के हिस्सा हो जाता है। जैसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान में जो दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपको नागरिकता का अधिकार किस भाग में दिया गया है या किस के द्वारा आपको भारत का नागरिक माना जाता है, तो वो किसी संविधान के अनुच्छेद के द्वारा नहीं माना जाता है। वो अधिकार आपको, नागरिकता का अधिकार मिला है 1935 के अधिनियम से। तो ये 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम, तो ये जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम है यह भी संविधान का हिस्सा है। ये भी क्या है? संविधान का एक स्रोत है, क्योंकि इसी नागरिकता अधिनियम के तहत या इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम लोग भारत के नागरिक माने जाते हैं। दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957। यह भी अधिनियम क्या है? भारतीय संविधान का हिस्सा है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955। इन्हीं समय समय पर जो भी अधिनियम पारित किए जाते हैं वो भी भारतीय संविधान के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। दोस्तों हमारा चौथा स्रोत है, भारतीय संविधान का जो चौथा स्रोत है वह है संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसमें आसानी से क्या नहीं हो सकता है? संशोधन नहीं हो सकता है, और आपात स्थिति में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन जो होते हैं, भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एक स्रोत माने जाते हैं भारतीय संविधान के। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन करके नए उपबंध को उसी भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है और उसका उपबंध किया जाता है भारतीय संविधान में। इसलिए संवैधानिक संशोधनों को भी क्या माना जाता है? भारतीय संविधान का स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी संविधान के क्या होते हैं? संविधान के स्रोत हैं। संविधान के स्रोत हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जो निर्णय दिए जाते हैं उसी के अनुसार संविधान में कुछ न कुछ क्या कर दिया जाता है? फेरबदल कर दिया जाता है, कुछ संशोधन कर दिया जाता है। इसलिए एससी के निर्णयों को भी संविधान का क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रथाएं तथा अभिसमय, जिसको हम लोग रीति रिवाज कहते हैं, वो भी कहीं न कहीं भारतीय संविधान के क्या हैं? स्रोत हैं। अगर हम बात करें किसी प्रथा की कि कौन सी प्रथा भारतीय संविधान का स्रोत है, तो बात आएगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये एक प्रथा है
न कि संवैधानिक उपबंध है। इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रिवाज है, एक प्रथा है जिसको हम लोग अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, मगर वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में है। यह भी एक प्रथा है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा शासनाध्यक्ष कौन है, हमारे देश का सर्वे सर्वा कौन है, राष्ट्रपति है। संविधान के अनुसार शासन की शक्तियां किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन प्रथा क्या है या व्यवहार क्या है, तो प्रथा या व्यवहार में राष्ट्रपति की इन शक्तियों को उपभोग करता है केंद्र का मंत्रिमंडल, केंद्र का मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया होता है, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। यानी वास्तविक सत्ता, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है, मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। संविधान में इसको केवल राष्ट्रपति का सलाहकार घोषित किया गया, सलाहकार माना गया। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो वास्तविक जो संवैधानिक शक्ति का प्रावधान है वो राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन प्रथा क्या है, उन शक्तियों का उपभोग करता है कौन, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसीलिए जो राष्ट्रपति है उसको कहा जाता है नाम मात्र का शासन यानी डी जूरी, और जो प्रधानमंत्री होता है उसको कहा जाता है वास्तविक शासन यानी डी फैक्टो। तो इस हिसाब से यह जो प्रथा है यह भी भारतीय संविधान का एक हिस्सा, यह कहीं उपबंधित नहीं है, यह प्रथा एक रिवाज है, ये माना गया है। ठीक। अन्य विश्व के अन्य देशों के संविधानों से भी कुछ न कुछ क्या प्रावधान हमारे देश के संविधान में किए गए हैं। कुछ न कुछ देशों के कुछ न कुछ उपबंध अनेक देशों से लिए गए हैं। उनका एक एक क्रम में एक एक देश से हमने क्या क्या लिया है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से। तो देखते हैं कि हम लोग कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जो पहला प्रावधान लिया गया है वह है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। दोस्तों ये जो विधि के समक्ष समता है, जब हम भाग 3 पर आते हैं, मौलिक अधिकारों के उपबंध में आते हैं, तो उसमें अनुच्छेद 14 है। जो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा और उसे विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं। क्या क्या कही गई हैं, एक कहा गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात कही गई है विधियों का समान संरक्षण। इस पर डिटेल से चर्चा हम लोग मौलिक अधिकार के भाग में करेंगे। यहाँ केवल ये बताना है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें से ये जो टर्म है, ये जो शब्दावली है विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष भारत का प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे कोई किसान हो। यानी उस पर सामान्य कानून समान रूप से लागू होगा, जिसको कहा जाता है विधि के समक्ष समता। तो वह प्रावधान लिया गया है कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। जो दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, यह युक्त विभेद की क्या देता है, आज्ञा देता है या परमिशन देता है कि वर्गवार विभेद किया जा सकता है, यहाँ फिर समान नहीं माना जाएगा। तो ये जो वर्गवार विभेद से संबंधित प्रावधान है विधियों का समान संरक्षण, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो विधि के समक्ष समता, यह अनुच्छेद 14 की भाषा, यह कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा है विधि का शासन, विधि का शासन यह भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा है एससी के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पदच्युत किया जाता है, जो हटाया जाता है, किस आधार पर हटाया जाता है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो उनको हटाया जाता है, वह प्रावधान कहाँ, वो हटाने की प्रक्रिया जो है
वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। जिस प्रावधान के तहत, जिस प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या ब्रिटेन के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो यह प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? यूके से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण, जो राष्ट्रपति संसद में, किसी सदन में या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समय समय पर जो भाषण देता है, तो राष्ट्रपति की इस अभिभाषण का भी प्रावधान कहां से लिया गया है? यूके के संविधान से। अगला है संसदीय शासन प्रणाली तथा वैधानिक प्रक्रिया। दोस्तों, भारत में जो शासन व्यवस्था है वह है संसदीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था दो होती है, एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में दो पद होते हैं, एक होता है प्रधानमंत्री का पद और दूसरा होता है राष्ट्रपति का पद। और जो संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है देश का, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो शासन का संवैधानिक प्रावधान भी होता है और वास्तविक प्रावधान भी होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में लगभग लगभग प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। जैसे अगर अब बात की जाए अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। वहां राष्ट्रपति ही क्या है? राष्ट्रपति ही डी जूरी भी है और राष्ट्रपति ही डिफैक्टो भी है। लेकिन हमारे यहाँ वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, हमारे यहाँ प्रक्रिया अपनाई गई है संसदीय शासन व्यवस्था की। यानी हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? एक तो राष्ट्रपति का पद होता है जो नाम मात्र का शासनाध्यक्ष होता है। दूसरे, जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है। विधायिका के सदस्य ही मिल करके कार्यपालिका बनाते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ये नहीं होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं? कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये कहां से होते हैं? ये अनिवार्यतः विधायिका के ही क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, जो बहुमत प्राप्त करके सरकार का क्या करते हैं या कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? संसदीय शासन प्रणाली। और यह लिया गया है कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तथा वैधानिक प्रक्रिया, ये भी कहां से लिया गया? तीसरा, संसदीय विशेषाधिकार। हमारे सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, क्या क्या ग्रहण किया है। तो सबसे पहले आपका जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का प्रावधान लिया गया कि भारतीय संविधान का एक प्रस्तावना होगा, एक प्रियम्बल होगा, यह लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना एक प्रियम्बल है। तीसरा, मौलिक अधिकार। सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो वो भी लिया गया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, यानी न्यायिक व्यवस्था भी ली गई है कहां से? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भी क्या है? उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पद है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी अगर किसी भी कारण कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। उस स्थिति में हर हाल में उपराष्ट्रपति क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो 10 पदों का एक सोपान तैयार किया गया है, एक एक करके, जो राष्ट्रपति के क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी बनते हैं। हमारे यहाँ ये प्रावधान नहीं है, जरूरी नहीं कि उपराष्ट्रपति क्या बन जाए? राष्ट्रपति ही बन जाए। चुनाव भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। लेकिन ये पद लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी कहां से लिया गया है?
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों नियमों की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। और अगर न्यायालय ऐसा पाता है कि विधायिका द्वारा, विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वह उस कानून को संसद द्वारा या विधायिका द्वारा बनाए गए उस कानून को उस हद तक, जिस हद तक वह कानून किसी नागरिक के या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है, उस सीमा तक उसे शून्य कर सकता है। इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, अभी हमने चर्चा की थी इसके पहले। अनुच्छेद 14 में 2 शब्दावलियां हैं, आर्टिकल 14 में 2 शब्दावलियां हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो ये विधियों का जो समान संरक्षण पद है, ये दोस्तों लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तीसरा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह प्रावधान लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति जो होता है वह वहाँ दूसरे सदन का क्या होता है? सभापति होता है। हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति क्या होता है? दूसरे सदन का सभापति होता है। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तीसरा दोस्तों कनाडा, देखते हैं कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों एक शक्तिशाली केंद्र। शक्तिशाली केंद्र का प्रावधान कहाँ से किया गया है? शक्तिशाली केंद्र का प्रावधान कनाडा से किया गया है। आपातकाल में जो हमारा देश है वो एकात्मक हो जाता है। एकात्मक का मतलब होता है कि राज्य सरकारें सस्पेंड कर दी जाती हैं, खत्म नहीं की जाती हैं, सस्पेंड कर दी जाती है कुछ दिनों के लिए, जब तक आपातकाल लागू रहता है। और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हो जाती है इमरजेंसी में, जब 352 लागू होता है। ठीक। दूसरा, यूनियन शब्द का प्रयोग जो भारतीय संविधान में किया गया है, कहाँ किया गया है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान की शुरुआत यहीं से होती है कि भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। अब संघ का मतलब फेडरल नहीं है, यहाँ यूनियन है। यानी हमारे देश को फेडरेशन नहीं माना गया है, क्या माना गया है? यूनियन माना गया है। यानी हमारा जो देश है, हमारा जो संघ है, हमारा जो यूनियन है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी राज्य को इस यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यह प्रावधान कहाँ से किया गया है? कनाडा से। यानी ये यूनियन शब्द लिया गया है, ये यूनियन शब्द लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि कोई ऐसा विषय जिसका उल्लेख इन तीनों सूचियों में न हो, अगर कोई ऐसा विषय सामने आता है जिसका प्रावधान तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, लेकिन उस पर विधि बनाना क्या है? आवश्यक है, तो ऐसे को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है भारतीय संविधान द्वारा, वो केंद्र को दी गई। यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। और यह प्रावधान लिया गया कहां से? कनाडा के संविधान से। संघीय शासन व्यवस्था, यह भी कहां से लिया गया है? हमने कहा कि 2 शासन व्यवस्थाएं होती हैं और 2 शासन प्रणाली होती हैं। हमारे यहाँ क्या 2 शासन व्यवस्था का मतलब, एक संसदीय शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और 2 शासन प्रणाली होती है। शासन प्रणाली का मतलब होता है क्या? एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। अंतर क्या है कि जहां संसदीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली में
संघ और राज्य की सरकारें होती हैं, सॉरी संसदीय शासन व्यवस्था होती है, प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है। शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होता है और शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में और सेपरेशन ऑफ पावर होता है संसदीय शासन प्रणाली में। एकात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली है, इसको समझिए। एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि अगर किसी देश में एकात्मक शासन प्रणाली है तो उस देश में कानून बनाने का केवल एक केंद्र होगा, सेंटर एक केंद्र होगा, और वही पूरे देश के लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। उसको कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे 3 सूचियां बनाई गई हैं, यानी केंद्र पूरे देश के लिए कानून बनाएगा और राज्यों को भी अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अगर कानून बनाने का केंद्र केवल एक है तो उसको कहते हैं एकात्मक शासन। और अगर कानून बनाने के कई केंद्र हैं, राज्य भी और केंद्र भी, यानी राज्य सरकार का भी अस्तित्व है और केंद्र सरकार का भी अस्तित्व है, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है संघीय शासन व्यवस्था। तो ये हमारे यहाँ भी है और कनाडा में भी है। तो और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। एकात्मक होता है हमारे यहाँ, लेकिन कब, आपातकाल में संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। शक्ति वितरण, 7वीं अनुसूची की सूचियां, ये कहां से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी शक्ति वितरण जो है, शक्तियों का वितरण, यानी 7वीं सूची का जो प्रावधान लिया गया है, कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, कि 3 क्या बनाई जाएंगी, सूचियां बनाई जाएंगी। अगला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और आर्थिक संबंध। तो इन दोनों में कैसा संबंध होगा, यह प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है और ये लिया कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रभावित है। अगला है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान, अनुच्छेद 201। केंद्र राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करने रखने का प्रावधान। अगर विधानमंडल से कोई कानून पारित होकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास एक पावर है कि अगर उसको लगता है कि यह जो विधेयक विधानमंडल से पारित होकर हमारे पास आया है, अगर राज्यपाल को लगता है कि यह पूरे देश के कानून व्यवस्था से संबंधित है या इस पर राष्ट्रपति की एक बार सहमति आवश्यक है, तो वह ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर लेता है, आरक्षित कर लेता है। फिर ऐसा विधेयक जब राष्ट्रपति से पारित होकर के राज्यपाल पर आता है, तब राज्यपाल उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। यह उपबंध किया गया कहाँ, अनुच्छेद 201 में। और यह प्रावधान लिया गया कहाँ से, कनाडा के संविधान से। यानी राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी तरह कनाडा में भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहीं से यह प्रावधान लिया गया है। तथा राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। उसी को कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद ग्रहण करेगा। और यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले तो हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों की नामजदगी, राज्यसभा में
सदस्यों की नामजदगी, मतलब यह है कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये मनोनयन 12 सदस्यों के मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ग्रहण किया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। जिस रीति से हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वह रीति आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के कृत्य। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। यह प्रावधान भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तथा अगला है राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा, जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली कहाँ से ली गई है हमारे देश के संविधान में? आयरलैंड के संविधान से। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि अगर केंद्र राज्य झगड़ों में, अगर केंद्र राज्य में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने से संबंधित जो कार्य प्रणाली है वह कहाँ से ली गई, कि कैसे केंद्र राज्य विवादों को निपटाया जाएगा, किस प्रक्रिया से, किस कार्य प्रणाली से निपटाया जाएगा इनके विवादों को, वह प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, जैसा कि हम अभी पहले बताए, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। दोस्तों अंतर सुन लीजिए, संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए या प्रस्तावना होगी, यह उपबंध किया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है, लेकिन प्रस्तावना की, हमारे प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा है वह विशिष्ट भाषा कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो वह प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो वह लिया गया अमेरिका के संविधान से। और अगर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा किस देश से के संविधान से प्रेरित है, तो वह प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब होता है पूर्व सोवियत संघ, पहले का रूस। आज का रूस जो है उसे पूर्व में क्या कहा जाता था? यूएसएसआर या सोवियत संघ कहा जाता था। तो यूएसएसआर के संविधान से एक उपबंध लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो ये कहां से प्रेरित है? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के प्रावधान से। दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान से क्या लिया गया है? हमारे देश में जो संविधान संशोधन होता है, तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कैसे संविधान संशोधन होगा, उस प्रक्रिया को लिया गया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र घोषित किया जाना। स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र घोषित किया जाना। दोस्तों गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक किसको कहते हैं? बहुत सारे देश लोकतंत्र होते हैं, लेकिन सब देश, जितने लोकतंत्र देश होते हैं, सभी देश गणतंत्र हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन भी क्या है? लोकतंत्र है, वो भी डेमोक्रेसी है। हम भी क्या है? हम भी डेमोक्रेसी है, हम भी लोकतंत्र है। लेकिन हमारा लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? गणतांत्रिक लोकतंत्र है, रिपब्लिक है। मतलब क्या होता है इसका? कोई देश गणतंत्र कैसे कहलाता है? अगर किसी देश का शासनाध्यक्ष, किसी देश का शासनाध्यक्ष या संवैधानिक अध्यक्ष जनता द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा चुना गया हो, तो ऐसे देश को कहते हैं क्या? गणतंत्र, रिपब्लिक कहा जाता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, हमारा राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, भले अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही अपने राष्ट्रपति का, अपने शासनाध्यक्ष, अपने राष्ट्राध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ऐसी पद्धति कहलाती है अप्रत्यक्ष पद्धति। तो चाहे, और अमेरिका क्या, अमेरिका का राष्ट्रपति भी क्या जनता द्वारा चुना जाता है। तो हम क्या है, हम गणतंत्र हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन भी लोकतंत्र है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्राउन है। क्राउन का मतलब सम्राट है, और सम्राट वंशानुगत होता है, यानी राजा का पुत्र ही क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। तो जब राजा का पुत्र राजा होता है तो ऐसी डेमोक्रेसी क्या कहलाती है, ऐसी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र कहलाती है, गणतंत्र नहीं कहलाती। यानी वहां प्रजातंत्र है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष राजा है और अगला राजा उसका पुत्र होगा। तो ऐसी देश क्या नहीं कहलाता, गणतंत्र नहीं कहलाता, हम गणतंत्र हैं। और हमारा लोकतंत्र गणतंत्र घोषित हुआ है किस संविधान सभा के, किस संविधान से प्रेरित है, तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। यानी स्वतंत्र लोकतंत्र को गणतंत्र घोषित किया गया, किससे प्रेरित होकर, फ्रांस से। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे देश में आपातकाल का उपबंध किया गया है, इमरजेंसी प्रावधान किया गया है, वो किससे प्रेरित है, जर्मनी से। आपात उपबंध कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। अगला है दोस्तों, जापान से क्या लिया गया है, जापान से, कहा गया भाई, जापान से जो हमारी मूल अधिकार की धारा है, धारा 21, धारा 21 यह लिया गया है कहां से, जापान के संविधान से। धारा 21 क्या है, धारा 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को हर स्थिति में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। यह 21 की भाषा है, 21 की धारा है, और यह कहाँ से लिया गया है, यह जापान के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि भारतीय संविधान पर अनेक देशी और विदेशी स्रोतों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसे कभी कभी उधार का थैला भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।